देखो एक थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है इधर आज, ठीक है, सिर्फ समझ जा रहा हूँ, ठीक है, लाइटनेस पे पड़ रही है, मैंने बल्ब ऑन नहीं कर रखा। ये सुनना, सबसे पहले देखो यार, अगर तुम्हें डेफिनेशन के थ्रू सिंपल से समझना है ना, डेफिनेशन के थ्रू कैसे प्रोसेस करते हैं, एक सेकंड रुको, सुनना, ठीक है। सुनो, सिंपल का मतलब क्या है कि यार देखो हमारे पास अलग अलग तरह के फॉर्मूले पता होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको डेफिनेशन याद नहीं होती है। तो मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, पता नहीं किसने डाउट पूछा था, लेकिन सबके लिए ये, ठीक है, कि मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे डेफिनेशन कैसे बना सकते हो। समझा मैंने क्या बोला? पहली बात तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ना मतलब क्या है कि हमको सिर्फ डिफाइन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश टर्म की तरह डिफाइन करो। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन अब ये क्या नाम है, अब एक बार का तो नहीं है ना, हर बार का है, तो हर बार के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन याद करेंगे, सिंपल तरीका याद करेंगे, जिसके थ्रू अगर तुम्हें पता भी नहीं होगी ना डेफिनेशन, फिर भी तुम बता दोगे कि भैया इसकी डेफिनेशन तो ये होती है। आया समझ मैंने क्या बोला? एक बार याद रखना, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज ओम्स लॉ। समझ मैंने क्या बोला? इसलिए क्लास कोई मिस नहीं करेगा और सेकंड सेशन कोई मिस नहीं करेगा। अभी जितने हो इससे ज्यादा ही होने चाहिए, कम हुए तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। समझना है मैंने क्या बोला? और मैंने आज बैकअप लिंक भी डाल दिया था, तो अगर नहीं देखा है वो बैकअप लिंक तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। और वैसे भी चैनल का लिंक डाला था मैंने, उस पर जाओगे तो सीधा पहली दूसरी वीडियो वही है, ठीक है। पहली दूसरी वीडियो शायद डिलीटेड वो जो मैंने कल पढ़ाया था, जो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन तीसरी और चौथी वीडियो स्टार्टिंग से वही है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज उसको खत्म कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मैं सोचा पूरी वीडियो ऊपर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लेना उसको। सर नया मैंने क्या बोला? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लेना, बाकी मैं बोल रहा हूँ वो समझो ध्यान से, ठीक है। अब एक और कम हो गया, ठीक है। सुनना, एक चीज ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रहा था सुनो, तो भाई डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे पहले बात करते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T, हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने सिंपल सी बताई थी, जो एक साइंटिफिक तरीका होता है, दैट इज रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, ठीक है। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे बताना है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम किसी दिन डेफिनेशन भूल गए या फिर याद ही नहीं है या फिर पढ़ के ही नहीं गए थे, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद है, तो इसके लिए फॉर्मूला पता भी होना चाहिए पहली बात, ठीक है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा तरीका यूज करना है और सिंपल सी डेफिनेशन को डिफाइन कर देना है। मतलब ये कि अगर आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो, मतलब ये कि अगर आप डेफिनेशन को डिफाइन कर पा रहे हो, सॉरी फॉर्मूले को डिफाइन कर पा रहे हो, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें टोटल चैप्टर में 8 फॉर्मूले बताऊंगा और हर फॉर्मूले का लॉजिक बताऊंगा। हमने लास्ट क्लास में 2 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, डेट इज 15 अगस्त को सुबह क्लास ली थी, ठीक है। तो क्या था, पहला फॉर्मूला था I इक्वल टू Q बाई T और दूसरा फॉर्मूला था V इक्वल टू W बाई Q, और ये दोनों फॉर्मूले के लॉजिक बताए थे, तुम्हें याद होने चाहिए। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पहले ये वाला पूछा हुआ था, लेकिन पहले उससे पहले ये याद करते हैं, I इक्वल टू Q बाई T को डिफाइन कैसे किया जाता है। देखो यार, किसी भी चीज को डिफाइन करना है ना, तो सबसे पहले तो यूनिट बनाओ। यूनिट का मतलब क्या होता है तुम्हें अच्छी तरह पता है, यूनिट का मतलब होता है वो क्या नाम है, वन। यूनिट का मतलब होता है वन, सबको वन 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 करके बनाओ। कैसे बनाओगे तो सुनना जरा ध्यान से। Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज कैसा यूनिट होती है, क्या, कूलम। तो I को क्या नाम है, कूलम को मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम, ठीक है। और 1 सेकंड, मैंने इसको यूनिट बना दिया। एक 1 का मतलब होता है यूनिट। अब खुद दिमाग लगाओ, 1 अपॉन में 1 को काट के जाएगा 1 एम्पीयर का आएगा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, फॉर्मूले के सिर्फ ऐसा यूनिट्स के साथ लिख दिया, वो भी 1 के साथ। मतलब फॉर्मूले को ऐसा यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, Q की ऐसी यूनिट्स C होती है, टाइम की ऐसे होती है, और टाइम करंट की एम्पीयर मतलब A होती है। यही तो थी सबको, लेकिन मैंने 1 के साथ लिख दिया। अब देखो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, सिंपल सा तरीका सुनना। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकंड, इट कंस्टिट्यूट 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा भी समझ में नहीं आया तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं है, ठीक है। 1 कूलम when 1 coulomb of charge flows for 1 second flows when 1 coulomb of charge flows for 1 second, it constitute 1 ampere of electric current. मेरी बात थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउड करूं, ठीक है। मैं थोड़ा और तेज बोलता हूँ, ठीक है। सुनना, ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला? वैसे मैंने यार कैमरे का वो यूज किया हुआ है यार, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी ठीक है, अभी ठीक है मेरी आवाज? ठीक है, ठीक है, ठीक है। विशाल अभी भी दिक्कत होगी तो बता दियो मुझे, ठीक है। सुना ध्यान से, ठीक
ठीक है। तो I is equal to Q by T, I is equal to Q by T का मतलब क्या है कि मतलब Q का मतलब क्या है 1 कूलम। तो सिंपल से डेफिनेशन को डिफाइन करना है कि when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows for 1 second it constitute 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। खत्म बात। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के लिए तो 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो इसी लॉजिक से इसको भी डिफाइन करते हैं। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, और इसको 1 के साथ लिखेंगे। पता है ना, जिसको भी चीज को लिख रहे हैं ऐसा यूनिट के साथ उससे 1 लगा देंगे तो ये 1 जूल हो गया। ठीक है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? 1 कूलम, और ये 1 है तो ये क्या होगा? 1 वोल्ट। यही तो था इसका ऐसा यूनिट। वोल्टेज थी, वोल्टेज कैसा यूनिट। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट। चलो अब इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन is when 1 joule of work done is applied to move 1 coulomb of charge। दोबारा सुनो, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल ऑफ एनर्जी अप्लाई की जाती है। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए जब 1 जूल ऑफ एनर्जी अप्लाई की जाती है तो वो क्या बनाता है? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में मैंने क्या बोला? जिसने भी पूछा था भाई साहब समझ में आना चाहिए। दोबारा सुनो, कोई बात नहीं है, सुनना। when 1 joule of work done is applied to move 1 coulomb of electric 1 coulomb of charge, it constitute 1 volt of potential difference। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हाँ भैया ठीक है, पहले भी ठीक थी, सही है। ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए तो वो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। खत्म। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? खत्म। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है आज, ठीक है। बोर्ड क्लियर क्यों नहीं है पता नहीं तुम्हें, ठीक है। अब कैमरा भी एकदम सही जगह पर है, कैमरा भी एकदम क्लियर है, ठीक है। सुनना, ज्यादा समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नेट की स्पीड भी आपको उससे दिक्कत करता है वो, ठीक है। तो सुनना, ज्यादा समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल सा मतलब हमको इसका मतलब ये समझ में आ गया कि डेफिनेशन का थ्रू डेफिनेशन अगर बनानी है तो तुम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला पता है तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। चलो अब बात करते हैं इससे आगे, ठीक है। शायद नेट प्रॉब्लम होगा, हाँ यही है। समझाया मैंने क्या बोला? अब हो गया, ठीक है। ऑफलाइन क्लास कब होगी? ऑफलाइन क्लास कब तक होगी? जब तुम्हारे मिनिस्टर साहब लोग ना अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे, असली काम करेंगे और जब सब लोगों की बीमारियां दूर कर देंगे तब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। मतलब सिंपल लॉजिक ये है कि जब तुम्हारे स्कूल्स खुलने लग जाएंगे, स्कूल्स खुलेंगे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी खुलने लग जाएंगे, ठीक है। पहले 5 सितंबर बोल रहे थे लेकिन अब ये केजू ने, हमारे काजू जी ने वो कर दिया है कि मतलब कल, मतलब उसने बोला कि क्या नाम है, अभी कुछ टाइम बाद होंगे, मतलब जब सबके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे तो हम उसका उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो मतलब उन लोगों की नाकामी की वजह से हमें सफर करना पड़ रहा है ना, ठीक है। चलो सुना, सच बताऊं कि मुझे भी मतलब मजा नहीं आ रहा ऑनलाइन क्लासेस लेने में। मतलब कन्वीनियंट है कि घर में बैठो पढ़ाओ, घर में थोड़ा शोर हो रहा था वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अब मैं नीचे मतलब जो घर बन रहा है उसमें बिल्कुल अलग है वो, ठीक है। तो ये शोर भी दिक्कत नहीं है, कन्वीनियंट है। मतलब घर से कहीं नहीं जाना, आओ सेटअप है करो, पढ़ाने लग जाओ। वैसे एक रूम सेपरेटेड होगा तो सेटअप ही रहेगा, आओ पढ़ाओ। पर भैया नेट की भी तो प्रॉब्लम होती है। तो नेट की प्रॉब्लम वही तो दिक्कत है ना, कि दिक्कत दो है ना। एक तो नेट की दिक्कत है कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आधा टाइम तो सीएम बीत जा रहा है। और दूसरी दिक्कत ये है कि लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा। लाइव इंटरेक्शन से ना मतलब यार इतना एक्सपीरियंस हो गया ना हमें कि हम स्ट्रगल देख के बता देते क्या तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब वो चीज नहीं हो पा रही है यहाँ पर, क्योंकि तो वीडियो ऑफ करके रखते हो और स्ट्रगल से समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ रहा है बच्चा या नहीं पढ़ रहा। और सबसे मेन दिक्कत जो मुझे लग रही है वो है मेरी आंखों का स्ट्रेस। मतलब मेरी आंखों में बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है मतलब इसकी वजह से, नींद भी होती है, लैपटॉप लाइट्स वगैरह, नोट्स बनाओ फिर तुम्हें पढ़ाओ और फिर अकेले रूम में बोलते रहो, तो ये भी दिक्कत है ना। तो ये कुछ दिक्कतें हैं ऑनलाइन में, लेकिन कन्वीनियंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कितने सारे तुम हो कि दूर दूर से पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है कि मतलब मैं सिर्फ संनगर बुराड़ी या नथुपुरा तक के जो बच्चे आते थे उनको ना पढ़ाकर लंबे लंबे दूर दूर के बच्चे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन में। बस ये फायदा है, ठीक है। लेकिन ठीक है दोनों अपनी जगह पे, लेकिन मेरे को खुद पर्सनली ऑफलाइन मजा आता है क्योंकि ऑफलाइन में अच्छा इंटरेक्शन होता है, मजे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ऑनलाइन में क्या रहता है एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास 15 मिनट बाद शुरू भी हो सकती है। हाँ टाइमर चलता रहता है दिमाग में कि यार इतना टाइम है 10 मिनट खत्म हो जाना। चलो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, ठीक है। आज इस साल तो स्कूल खुलने से मुझे लग रहा है ठीक है, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे भाई, ये बात भैया कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को खुल जाएंगे शायद। ठीक है, 1 अक्टूबर को मिल लेंगे फिर तुम लोगों से हम,
ठीक है, चलो 1 अक्टूबर तक खुलेंगे तो सही है, मेरा मतलब नीचे का पूरा हॉल पूरा तैयार हो जाएगा सही से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सुनना यार, देखो यार सिंपल सा मतलब अब क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। अगर जिसने पूछा था, पता नहीं मेरे को किसने पूछा था, मुकुल या फिर किसी ने भी पूछा था, ठीक है, तो वो देख लेना, उसको समझ में आएगा नहीं। वैसे सितंबर में नहीं खुलेंगे ना, इस साल से ही हम आपके घर में पढ़ सकेंगे। देखते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हम घर पे ही पढ़ें। और दूसरी बात है, सितंबर से लविश यार पहले बोल रहे थे वो 5 सितंबर से, ठीक है, वरना मेरे को जहां तक लगता है वो 1 अक्टूबर से तो ओपन कर ही देंगे। मतलब 1 अक्टूबर तक कंट्रोल, दिल्ली में कंट्रोल होने लग गया है, ठीक है। और दूसरा फायदा ये है कि वो कंट्रोल भी होने लग जाएगा, और क्या नाम है, 1 अक्टूबर से तो खोलना ही पड़ेगा यार, फर्स्ट टर्म के एग्जाम लेने हैं, अब फिर कंटिन्यूटी रखनी है तो खोलना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। अब तो लोगों को डर भी नहीं लग रहा, अब क्या डर है, बाद में निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं बाहर। आज कितने मतलब 4-5 महीने बाद जीटीवी नगर तक गया, मतलब तब से लॉकडाउन हुआ तब से आज मैं गया थोड़ी देर पहले जीटीवी नगर, सब नॉर्मल है। पहले बोले थे 2-2 बंदे बैठा रहे हैं ऑटो में, मैं खुद उस ऑटो में बैठ गया, 6 बंदे बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब पीछे वाली सीट्स पे 6 बंदे बैठे हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आ। चलो सुनना, नहीं है अपना पढ़ते हैं हम, ठीक है, ठीक है सुनना। अब क्या बात है यार, पहले उससे पहले देखो ओम्स लॉ से पहले हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज सर्किट डायग्राम। मतलब क्या है इसका, और ये छोटा सा टॉपिक है, सुनो। मतलब ये है कि देखो पहले मैं दोबारा रिलेट करा रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, और इसमें ध्यान से समझना, ठीक है, 20 मिनट होने वाले। सुनना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि करंट क्या होता है। करंट का सिंपल सा मतलब है कि जब एक चार्ज फ्लो करता है किसी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। मतलब अगर एक चार्ज है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई चार्ज इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट इधर की तरफ बनेगा। तो मैंने कहा मतलब करंट और चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। फिर क्वेश्चन ये आया था कि चार्ज को फ्लो कौन कराता है, मतलब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, लेकिन चार्ज को फ्लो कौन करा रहा है, तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या लगती है, पोटेंशियल लगती है। पोटेंशियल पैदा कौन करता है, कोई ऐसा सोर्स जो पोटेंशियल मतलब जो ताकत बना सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी या सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, जिसकी वजह से वो एक एंड को मतलब नेगेटिव वाले को हाई पोटेंशियल रखता है, दूसरे एंड को मतलब पॉजिटिव एंड को लोअर पोटेंशियल रखता है, जिसके से धक्का लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ धक्का लगकर करंट बनता है। ज्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला। अब सुनना और दिमाग लगाना मैं क्या बोलता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा दो फॉर्मूला और पढ़े थे हमने, V = W/Q और I = Q/T, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता होते हैं। करंट कैसे यूनिट है एम्पीयर, ठीक है, करंट कैसे यूनिट, चार्ज कैसे यूनिट है कूलम, ठीक है। अब मैं पिछले कई दिनों से मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले, मतलब जो क्लास में हो रहा है उसके क्वेश्चंस नहीं डाले, आज डालता, लेकिन आज कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं हुआ था इनके ऊपर, लेकिन आपसे दोबारा कंटिन्यू रखूंगा मैं वो क्वेश्चंस डालना, ठीक है, ताकि हम उसको आंसर दो, ठीक है। सुनना, क्या समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि भैया ये सब क्या था, और उसके बाद अब क्या पढ़ना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का मतलब क्या होता है, देखो यार, सर्किट डायग्राम का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास देखो, हमारी पहली बात तो अच्छी ड्राइंग नहीं है और ना इतना टाइम है कि हम हर एक चीज का डायग्राम बनाएं। जैसे मानो फॉर एग्जांपल बल्ब है, तो बल्ब का डायग्राम बनाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए हमने क्या करा था, बल्ब का सिंपल साइन यूज कर लिया था, वो ये था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बल्ब का सिंपल साइन ये था कि अगर मैं ये साइन बना रहा तो इससे साफ समझ में आ रहा है बल्ब है। वैसे सेल का एक साइन था, सेल का साइन था एक पॉजिटिव है, दूसरा छोटा नेगेटिव है। लेकिन अगर बैटरी है तो ये 2 या 2 से ज्यादा बार बना दो तो वो किसका हो जाएगा, वो क्या नाम है, बैटरी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक एंड बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और एक एंड छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे छोटा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। बड़ा वाला एंड दिखाता है पॉजिटिव, छोटा वाला एंड दिखाता है नेगेटिव एंड। पक्का समझ आया, ठीक है। तो एक बार अगर बना हुआ है तो सेल, 2 या 2 से ज्यादा बार बना हुआ है तो बैटरी। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका मतलब सर्किट डायग्राम का किस चीज के यूज किया जाता है, ऐसे डायग्राम जो अपने सर्किट्स में यूज कर सकते हैं कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें बार बार बनाने में दिक्कत ना हो और हमारा टाइम कंज्यूम ना हो इन सब चीजों के लिए। समझाया मैंने क्या बोला। तो सर्किट डायग्राम एक तरीका है, ठीक है। तुम्हारे बुक में कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, वही तुम्हें याद करने हैं, उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्या मैं सारी बता रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन तुम्हें उतने ही याद करने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, लेकिन उनके साइन याद जरूर कर लेना। जैसे कि जिसमें दिक्कत होती है वो क्या है, सुनना, ये बल्ब का साइन है, इस सेल का साइन है, ये बैटरी का साइन है, एक है स्विच ऑन और ऑफ का, ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, मतलब बीच में डॉट लगा दिया, ठीक है, ऑन और ऑफ का, ये सब कन्वीनियंट है। एक जो साइन वो बना हुआ है वो एक साइन है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का साइन ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, वैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ओम्स लॉ में, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में बिठा लेना कि ये क्या है। पक्का समझाया मैंने क्या बोला, ये किसका साइन है, ये रेजिस्टेंस का साइन है। समझाया मैंने क्या, अगर इस साइन के अंदर एक लाइन लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है, तो वो साइन है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, बदलती हुई रुकावट, मतलब कभी रुकावट ज्यादा आई कभी कम रुकावट हो रही है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो एक डिवाइस होता है वो, एक डिवाइस होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है, तो वो उसका साइन है, ठीक है। वैसे एमीटर लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो एमीटर का साइन क्या होगा, गोला बनाओ, उसके अंदर ए लिख दो। अगर गोले के अंदर ए लिखा हो तो इसका मतलब एमीटर है, और एमीटर किस काम आता था, एक सर्किट के अंदर एम्पेयर मतलब करंट को नापने के लिए, और अगर वोल्ट मीटर है तो वी लिखा होगा।
पक्का समझ आया मेरे को, ये आसान थे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट एक दो साइन है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। 2 वर्ड लिखे हुए हैं वहां पर, अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक लिखा हुआ क्रॉसिंग वायर और एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या नाम है, वायर ज्वाइंट, ठीक है। सुनना, एक वर्ड लिखा हुआ है क्रॉसिंग वायर और एक लिखा हुआ है वायर ज्वाइंट, ठीक है। सुनना, क्रॉसिंग वायर का अगर तुम वो साइन देखोगे ना तो वो इस तरीके से, एक लाइन ऐसे और एक इस तरीके से, समझा है मैंने क्या बोला। और अगर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट का देखोगे तो एक लाइन ऐसे और उसमें बीच में इस तरीके से कट मार रखा है, ठीक है। मतलब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। वायर ज्वाइंट का साइन ये है और क्रॉसिंग वायर का ये है। इन दोनों में अंतर क्या है तो समझना जरा ध्यान से। मान लो फॉर एग्जांपल एक ये पेन है, ठीक है, और एक ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जोड़ रखा है, आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, क्योंकि मैंने जोड़ भी रखा है, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने अभी भी तुमको क्या लग रहा है जोड़ रखा है लेकिन ये दूर दूर है, पक्का समझ आया मैंने क्या। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, मान लो मेरा एक वायर है ऐसे पड़ा हुआ है और वो पंखा चला रहा है, दूसरा वायर है वो लाइट चला रहा है, समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अब तुम्हें पता लग जाएगा मेरा पंखा इधर है कि नहीं, ठीक है। समझना, तो एक वायर पंखा चला रहा है और एक वायर लाइट चला रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से करंट नहीं ले रहे। मतलब एक का वायर ये रहा, दूसरे वायर ऐसे एक दूसरे पे पड़े हुए हैं, एक दूसरे से करंट नहीं ले रहे, ना ही एक दूसरे से किसी को मतलब है, बस ऐसे वायर लंबा था तो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए बस एक कोने पर, समझा है मैंने कहा। तो एक सर्किट दूसरे सर्किट से, एक सर्किट मतलब पंखे का सर्किट, दूसरा सर्किट मतलब लाइट का सर्किट, वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है क्या, ज्वाइंट है क्या, नहीं, बस एक दूसरे के ऊपर से एक वायर जा रहा है। तो मैं क्या डायग्राम को 3D में दिखा सकता हूँ क्या, नहीं दिखा सकता। तो इस चीज को बनाने के लिए हमने क्या बनाया, ये वाला साइन बनाया कि वायर क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे से कट नहीं मार रहा, मतलब इसमें से क्या नाम है करंट निकाल लो, हम मार देते ना एक वायर में करंट कट मार देते हैं कि ये वायर से करंट निकल जाएगा, करना है दूसरा सर्किट ऑन करने के लिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो ये है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, मान लो ये पंखे का वायर था, इसमें से एक कट मारा और मैंने इसी में ज्वाइंट कर दिया, क्या नाम है वो वाला वायर, कौन सा, लाइट का वायर, तो इसमें से करंट खींच रहा है, वो पंखा सर्किट में करंट खींच रहा है, तो वो किसका साइन होगा, वायर ज्वाइंट। तो मैं ऐसे लिखाऊंगा उस चीज को, समझाया मैंने क्या बोला। मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्किट है हमारा ये, ठीक है, एक सर्किट है ऐसा, ये रही बैटरी, ठीक है, ये रहा हमारा सर्किट, ठीक है। मान लो मुझे ये चीज दिखा, अब इसमें से एक और सर्किट दूसरा अपना करंट खींचा, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक कट मारा, ठीक है, और उसको सर्किट को करंट दे दिया और वहां पे एक दूसरा सर्किट बना दूं, ठीक है, और वो तुम्हारी मर्जी कैसे मर्जी बनाओ, समझाया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टेज को क्या बोला था, वायर ज्वाइंट, मतलब एक सर्किट दूसरे सर्किट से क्या हो रहा है, करंट खींच रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वायर ज्वाइंट। स्विच ऑफ कौन सा है, मतलब इस साल से हम आपके घर में, अच्छा सॉरी, स्विच ऑफ कौन सा है, स्विच ऑफ कौन सा है मतलब, अच्छा की का मतलब है स्विच, पहली बात तो वायर ऊपर कीवर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है स्विच, ठीक है। अगर ओपन लिखा हुआ है, अगर की ओपन है तो इसका मतलब सर्किट बंद है, याद रखना इस बात को, उल्टा है, की ओपन है तो इसका मतलब सर्किट बंद है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर की क्लोज्ड है, की क्लोज्ड है मतलब स्विच ऑन है, की क्लोज्ड है मतलब स्विच ऑन है, उल्टा है। अभी समझ आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। और डॉट बिना डॉट वाला मैंने के अंदर लिखा हुआ, साफ साफ समझ आ जाएगा, याद समझ आया मैंने क्या बोला, खत्म बात, पक्का समझ आ रहा है, ये था सर्किट डायग्राम। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है आज का, हमारा मुद्दा है ओम्स लॉ। भाई साहब ओम्स लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेन क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इस ओम्स लॉ की वजह से अब आगे के कई सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसलिए ओम्स लॉ समझना जरूरी है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ओम्स लॉ लाया क्यों गया, क्यों आया ओम्स लॉ, क्या जरूरत थी इस ओम्स लॉ की, क्यों आया ये ओम्स नाम का साइंटिस्ट लाया, हमारा सिलेबस बढ़ाकर चला गया, ठीक है। तो क्यों आया, इसलिए आया, क्या किया इसने, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। पहली बात याद रखना, एक साइंटिस्ट था ये ओम्स, ठीक है, उसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उसी के नाम पे रख दिया हमने ओम्स लॉ। पहली बात तो इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, क्यों दिया, पहली बात तो देखो यार, अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा था हमने I इक्वल टू Q बाई टी, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाई Q। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई Q और I इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो, इसने बोला सबसे पहले कि यार क्यों ना इन दोनों फॉर्मूले को कनेक्ट किया जाए, I इक्वल टू Q बाई टी वाले को और V इक्वल टू W बाई, ठीक है, सॉरी W बाई Q वाले को कनेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसने बोला कि यार देखो यार, सिंपल सी बात है, मान लो एक सर्किट है, दिमाग लगाना मैं क्या बोलता हूँ, मान लो एक सर्किट है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है और ये और बैटरी कितना धक्का लगा रही है, बातें इंटरकनेक्टेड होती है, तो क्यों ना इसको लॉ के अकॉर्डिंग समझाया जाए। मतलब ये कि अगर एक सर्किट से करंट जा रहा है तो वो किस वजह से जा रहा हो, क्योंकि धक्का लग रहा है, धक्के का मतलब पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और करंट तो इंटरकनेक्टेड हुए ना भाई,
तो इस इंटरकनेक्शन को बताने के लिए, इस इंटरकनेक्शन को समझाने के लिए कौन आया? ओम्स लॉ आया। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? इस इंटरकनेक्शन को समझाने के लिए ओम्स लॉ आया और इस ओम्स लॉ के थ्रू डिफाइन किया गया, समझाया गया कि काम कैसे करती चीज। पक्का समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अब ये समझना और बहुत इंपॉर्टेंटली समझना। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, ओम्स लॉ पहले किसी समझ लो, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, पहले मेरी बात बताओ, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? क्योंकि अगर आवाज नहीं आ रही है तो फिर पढ़ाने का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है? बीच में ये तुम बोर्ड के पास जब जा रहे हो ना तब थोड़ा कम आ रही भैया है। आ रही है। ठीक है, बोर्ड के पास जा रहा हूँ तो थोड़ा कम आ रही है, ठीक है? मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पास में खड़े होकर बोलूंगा, ठीक है? लेकिन अब अगर आवाज नहीं आएगी तो प्लीज बोल देना, आ रही है, आ रही है, ठीक है? ठीक है, हेडफोन में देख कर लो ना। हेडफोन से यार आवाज दिक्कत करती है। चलो बताना फिर मुझे एक बार हेडफोन में आ रही है अभी आवाज? पता ना जरा। हाँ भैया, अभी ठीक है ना? पहले से ठीक है? पहले वाली की तरह है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है ना दिक्कत हो रही है? नहीं भैया सब ठीक है। ठीक है, ठीक है। फिर सुनना सुनना, ओम्स लॉ क्या कहता है? बहुत बढ़िया आवाज है। ठीक है भैया। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट्स दैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट्स दैट करंट, sorry, Ohm's law, sorry, Ohm's law states that electric potential is directly proportional to current। मतलब ये कि Ohm's law ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस बात का मतलब क्या है? तो पहले कांस्टेंट टेम्परेचर की बात समझते हैं, पहले इसकी बात समझ रहे फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आएंगे। सुनना, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, अगर एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घटती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। मतलब ये कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुम्हें कितना समझ में आएगा। मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, मैं बेकार पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बेकार समझ में आएगा। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब मेरा पढ़ाना और तुम्हारा समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम एज इट इज तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर लगा लो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। समझाया मैंने क्या बोला? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर करंट घटेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। देखो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ ना, एग्जैक्टली उल्टा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए करंट के, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि हम जब रजिस्टर, अभी मैं आगे समझा दूंगा, उसको 1 में लेना पड़ता है, इसलिए हम उल्टा ही कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट सही तरीके से बनता रहे, ताकि हम डिटेल में ज्यादा डीप जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? लेकिन मैं वो बात समझाऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है? सुनना। तो अभी तक हमको यह समझ में आ गया कि भैया ओम्स लॉ क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब ये कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, करंट और घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और घटेगा, करंट और घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी और घटेगा। मतलब ये कि जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। समझाया मैंने क्या बोला? तो सिंपल सा मतलब ये है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। आया समझ में? लेकिन एक बात बोली थी मैंने, क्या बोली थी मैंने? जरा दोबारा सुनो डेफिनेशन। Ohm's law states that electric potential is directly proportional to electric current at constant temperature। मैंने एक चीज एंड में बोली कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये किया जाता है। मतलब क्या है इस बात का भैया? मतलब समझ नहीं आया? चलो मतलब बताते तुम्हें। सुनना, देखो यार, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, करंट मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने किसी दिन क्या करा, 5 एम्पेयर करंट बढ़ाया, ठीक है? 5 एम्पेयर में मान लो ये 1 वोल्ट था फॉर एग्जांपल, ठीक है? मैंने इसको 10 एम्पेयर कर दिया तो मान लो ये 3 वोल्ट हो जाता है। समझाया? अगर मैं इसको 15 एम्पेयर कर देता हूँ तो ये 5 वोल्ट हो जाता है। तो तुम्हें एक सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि अगर ये 5 एम्पेयर बढ़ता है तो ये 2 वोल्ट बढ़ता है। ये फिक्स्ड एक सीक्वेंस है। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन अब मैंने क्या करा, 20 एम्पेयर कर दिया और ये कितना होना चाहिए? 7 वोल्ट होना चाहिए, हुआ भी
समझा मैंने क्या बोला? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो काम चल रहा था ना वो टेम्परेचर चल रहा था उस टाइम, मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कि उस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है सर जी बोर्ड ब्लर्ड है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मेरी बात सुन समझ, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट दिक्कत होती है चीज, ठीक है सुनना, यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला? तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सारा एक्सपेरिमेंट 10 मिनट बचे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो सारा एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था। अब दिमाग लगाना, मैंने क्या करा, अचानक से टेम्परेचर कर दिया, मान लो कम कर दिया बढ़ा दिया, मान लो कम कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर अब मैं ये 20 से 25 एम्पेयर करूंगा ना, तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था, ये 9 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन ये 9 वोल्ट ना आकर कुछ अलग आएगा। क्यों आएगा अलग? अभी तो मैंने बोला था कि जितना ही बढ़ेगा उस हिसाब से ये बढ़ेगा, लेकिन अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि एंड में एक बात और बोली गई थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सर आपने कांस्टेंट बदल दी, टेम्परेचर बदल दिया। अगर टेम्परेचर सेम रहता तो रीडिंग एज इट इज चलती रहती, चाहे आप 1000 पे गिन लेते, ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही टेम्परेचर चेंज करा वैसी दिक्कत चालू हो गई और ये लॉ फेल होने लग गया। इसीलिए लॉ में ही पहले डिफाइन कर दी थी कंडीशन, और वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि भाई साहब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा ये सारा काम। आप तुम बोलोगे कि भैया यार कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है? कि कांस्टेंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है? सुनो, टेम्परेचर हर चीज पर असर डालता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग बॉडी हो, समझाया? टेम्परेचर हर किसी चीज पर असर डालता है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा जो सर्दी में ना जो हमारी गलियों में जो वायर होते हैं, भैया साउंड आवाज रही है, ठीक है वेब की वीडियो भी आप सही पॉज हो हो गई। जाएगी, आप सही हो जाएगी। एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा मत बोला करो, ठीक है? सुनो, यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला कि अब आवाज साफ वाली होगी, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो, मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर का असर हर किसी चीज पर पड़ता है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी गलियों में वायर्स लटके हुए रहते हैं, ठीक है? तुमने देखा होगा जो सर्दी आती है ना तो वायर्स बिल्कुल स्ट्रेच हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में एकदम लूजन अप हो जाते हैं, समझा? लटकने लग जाते हैं रोड तक, मतलब रोड तक लूज हो जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका एग्जांपल एक और देते हैं। जैसे देखो तुमने देखा होगा फॉर एग्जांपल ट्रेन्स होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है ना, मतलब जिसपे ट्रैक होता है, जो वो ट्रैक कुछ इस तरीके से होता है, उनके बीच में जैसे मान लो दो पटरियां जोड़नी होती है तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह दे दी जाती है। इससे फायदा क्या होता है पता है? जब गर्मी होती है ना, गर्मी, ठीक है, तो गर्मियों में ये जो ट्रैक होते हैं फैलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों ऐसे में आ जाते हैं। समझा मैंने क्या? मान लो मैं पहले से जोड़ के रख दूं इनको, तो गर्मियों में पता है क्या होगा? ये और फैलेंगे, ऐसे हो जाएंगे, और फिर ट्रेन पता है कैसे जाएगी? ऐसे रही, ऐसे जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि टेम्परेचर का असर हर किसी चीज पर पड़ता है। अब तुम बोलोगे कि ये वायर्स पे कैसे पड़ता है, तो जब ये हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें टेम्परेचर का और अच्छे से मतलब समझाऊंगा। समझाया मैंने क्या बोला? अभी के लिए बस इतना याद रखो कि टेम्परेचर का असर इस सर्किट पर भी पड़ रहा था अगर हम ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। समझाया मैंने बोला? इसीलिए ओम्स लॉ फॉलो होता रहे हर जगह पर एप्लीकेबल हो, इसीलिए हमको क्या रखना पड़ता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अब दोबारा सुनना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब करंट अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट अगर घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, करंट अगर और घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और घटेगा, करंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आया समझ मैंने क्या बोला? लेकिन ये सारा काम किधर होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? मैं ये सेशन जानबूझ के अभी एंड कर रहा हूँ ताकि मैं पूरा ओम्स लॉ सेकंड सेशन में ले सकूं। समझ आया मैंने कहा? क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टाइम हो जाएगा, वो समझ में आएगा तुम्हें। समझ आया मैंने क्या बोला? फटाफट से ज्वाइन करना अगला सेशन। मैं अभी ये वाला सेशन एंड कर रहा हूँ, और प्लीज मिस मत करना, जितने भी हो जल्दी से जल्दी लिंक जो मतलब दोबारा आ जाना फटाफट से, मैं 2 मिनट में सेंड कर रहा हूँ। समझाया मैंने बोला? तो प्लीज मिस मत करना सेकंड सेशन। ओम्स लॉ के साथ साथ रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाना है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। समझाया मैंने क्या बोला? चलो मैं वाला सेशन एंड करूँ, और जानबूझ के एंड करूँ ताकि मेरा एक ही टॉपिक, मतलब एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक आ जाए। ठीक है भाई? आपकी आवाज बहुत अजीब आ रही है। अजीब आ रही है मतलब सोनू निगम जैसी लग रही है क्या? कैसी आ रही है अजीब? पहले बताओ मुझे जरा। टाइप कर रही है, बोल ही नहीं रही है। इको टाइप, भैया तो रही है, एको टाइप आ रही है। एको मतलब आवाज गूंज रही है मेरी, पता नहीं यार क्यों। कमरा खाली सा तो नहीं है बफर कर रही है।
ठीक है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर बफर कर लिया तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो सेकंड सेशन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन करना लेकिन यार।